रांची से 22 किलोमीटर दूर एक सुंदर मनोरम स्थल ग्राम कुलगू, यहीं पर अवस्थित है एक आश्रम जिसे आदर्श आश्रम कहते हैं। 5 एकड़ के विस्तृत और पेड़ पौधों एवं फूलों से सज्जित यह आदर्श आश्रम कोई आम घर या आश्रम नहीं है। ये है हमारे ही समाज से उपेक्षित, तिरस्कृत, प्रताड़ित एवं बेघर किए हमारे परिवार के बुजुर्गों का आवास, जिसे हमने बेकार समझकर अपने जीवन से निकाल दिया है। आइए देखते हैं इन्हीं लोगों की आदर्श आश्रम में इनकी दिनचर्या। भारत में इस समय लगभग 8 करोड़ वृद्ध हैं, जो कुल जनसंख्या के 10% से कम हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुमानों के अनुसार सन 2030 तक ये संख्या 20 करोड़ हो जाएगी। वृद्धों की संख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पाश्चात्य देशों में वृद्ध वरिष्ठ जनों की समस्याओं पर और उनकी सुख सुविधाओं पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है, जहां समाज के वरिष्ठ नागरिकों को जीवन यापन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाती है। फिर भी वहां बूढ़ों की स्थिति उपेक्षा के दायरे में आती है। चिकित्सा जगत में हुई आधुनिक खोजों, स्वास्थ्य के प्रति निरंतर बढ़ती जागरूकता और विभिन्न राष्ट्रों की सरकारों व विश्व स्वास्थ्य संगठनों द्वारा चलाए गए अभियान के कारण मनुष्य की औसत आयु में बढ़ोतरी हुई है। सन 1950 के बाद आदमी की औसत आयु में लगभग 20 वर्ष की वृद्धि हुई है। सन 1970 में विश्व में 60 से अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या 30 करोड़ 40 लाख थी। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में दुनिया में 60 वर्ष से बड़ी आयु के करीब 70 करोड़ लोग हैं। समाज की समूची संरचना में इतने बड़े वर्ग की उपेक्षा नहीं की जा सकती। आबादी के संतुलन में हो रहा ये परिवर्तन समूचे सामाजिक समीकरणों को गड़बड़ा सकता है। आगामी दशकों में जैसे जैसे दीर्घायु जीवन में वृद्धि होगी, वैसे वैसे हमें इसके सामाजिक परिणामों से दो चार होना ही पड़ेगा। जनसंख्या की आयु वृद्धि का ये परिवर्तन राष्ट्रीय स्तर पर कानून, कराधान, कल्याण कार्यक्रम, रोजगार नीतियों आदि की आधारभूत परंपरागत मान्यताओं एवं विचारों को ध्वस्त कर सकता है और इसके लिए हमें समय रहते समुचित नीति निर्धारण करना होगा। भारत में वृद्धावस्था की समस्याओं की पड़ताल करने के लिए हमें अपनी प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं की पृष्ठभूमि में जाना होगा। संयुक्त परिवार प्रणाली प्रारंभ से ही हमारी सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार रही है। वृद्ध जनों के प्रति आदर एवं सम्मान का भाव हमारी सांस्कृतिक चेतना का मूल तत्व रहा है। पूर्व में घर के बुजुर्ग को संयुक्त परिवार में मुखिया की हैसियत हासिल थी। समस्त महत्वपूर्ण निर्णय परिवार के मुखिया द्वारा लिए जाते, परिवार के सभी सदस्य उसे पर्याप्त आदर प्रदान करते और इस प्रकार वृद्ध जनों की उपेक्षा की कोई समस्या ही नहीं थी। किंतु ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान विकसित हुई सर्वथा नवीन संस्कृति ने क्रमशः संयुक्त परिवारों के परंपरागत ढांचे को प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया। आज स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि इस नई संस्कृति के अकेलेपन का ये मनहूस एहसास उनके समूचे व्यक्तित्व में शून्य की तरह व्याप्त हो जाता है।
आमतौर पर भारतीय समाज के व्यक्ति अपने जीवन काल में ही अपनी संपत्ति का बंटवारा कर देना पसंद करता है। अपनी जीवन भर की कमाई अपने बेटों में बांटकर वस्तुतः आदमी निहत्था हो जाता है। अपना आर्थिक आधार खोकर वृद्धावस्था के बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। आर्थिक पराधीनता भी बुढ़ापे की एक मुख्य समस्या है। बढ़ती उम्र के साथ व्यक्ति की प्रवृत्तियां, परिस्थितियां, आदतें और आपसी संबंध बदल जाते हैं। अपने लोगों के व्यवहार से आए अनपेक्षित बदलाव के साथ वृद्ध जन अक्सर सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। कई बार व्यक्ति को वृद्धावस्था में अपने जीवन साथी के विछोह का दर्द भी सहना पड़ता है। वक्त के साथ संगी साथी, सगे संबंधी व रिश्तेदार आदि पीछे छूटने लगते हैं। पीढ़ियों का अंतराल बूढ़े लोगों को वैचारिक तथा संबंधों का अंतराल अपने ही परिवार के सदस्यों से अलग कर देता है। आधुनिक जीवन मूल्यों के दौर में जब व्यक्ति स्वयं को कतई अप्रासंगिक पाता है, ऐसे वक्त वृद्धजन इस तेज रफ्तार से भागती दुनिया में खुद को बेहद अकेला महसूस करते हैं। विहार समाज कल्याण संस्थान की स्थापना 1983 में हुई थी। इसका रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर 1989 में हुआ। 2001 से यहाँ रिहैबिलिटेशन का काम शुरू हुआ। यह आश्रम झारखंड राज्य में एक अकेला ही निःशुल्क सेवा प्रदान करने वाली संस्था है जो बुजुर्गों की सेवा के लिए समर्पित है। इस आश्रम में वैसे बुजुर्ग रहते हैं जो अपने बाल बच्चों के द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं या जो विधुर या विधवा हो गए हैं, जिनका देख रेख के लिए कोई नहीं है, या फिर वैसे बुजुर्ग रहते हैं जो आश्रय विहीन हैं, जिन्हें किसी मान्य व्यक्ति के द्वारा इस आश्रम में पहुंचाया गया है। इस ओल्ड एज होम में 50 लोगों को रखने की व्यवस्था है, लेकिन संस्थान के पास अत्यंत सीमित साधन होने के कारण आवेदन होने के बावजूद भी हम 50 लोगों को नहीं रख पा रहे हैं। संस्थान यहाँ के सभी बुजुर्गों को निःशुल्क चिकित्सा मुहैया कराती है, जिसके लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई है, जहाँ पे प्रति सप्ताह डॉक्टर आते हैं। संस्थान चाह रही है कि अपने संस्थान को स्वावलंबी बनाए, जिसके लिए डेयरी फार्म, बागवानी और सब्जी उत्पादन का काम शुरू की है। आज का जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, इस पर काफ़ी विचार करें कि हमारी भी समय हमारे दादा दादी जैसा होगा और मुझे भी आने वाला जो पीढ़ी होगा कचरा न समझ ले। इसलिए अभी समय है लोगों को चेतना लाने की, उनके अंदर में अपनी विचार को बदलने की, कि समाज को पुनर्वास की व्यवस्था नहीं पड़े। हमारा एक और इसमें चिंतन है कि पूरे भारत में पुनर्वास की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पश्चिमी सभ्यता जो दिन प्रतिदिन जकड़ती जा रही है,
पश्चिमी सभ्यता की अनुरूप जो अच्छी बातें हैं पश्चिमी सभ्यता की, ऐसी बात नहीं कि पश्चिमी सभ्यता की सारी बातें खराबी हैं, जो अच्छी बातें हैं उसको हम लोग नहीं लेते हैं, उसको हम लोग नहीं पकड़ते हैं, और केवल जो पश्चिमी सभ्यता की हम दुहाई देते हैं, जो खराब बातें हैं उसको हम लोग यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में उतारने की युवा पीढ़ी करते हैं। बुजुर्ग अपने घर में जब रहते हैं तो हमारा कर्तव्य केवल इतना ही हो कि वह जो भी हमें कहते हों उनकी बातों को मुझे सुन लेनी चाहिए, उनकी बात को उत्तर नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जितना भी वो बात कहते हैं हो सकता है कि आज की युग में वह बातें को अगर हम कार्य प्रणाली में लाएंगे तो हो सकता है कि हम कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन वो अपने अनुभव में, अपने जीवन में जो कार्य प्रणाली में उन्होंने देखा वो अनुभव को शेयर कर रहे हैं आपके बीच में। केवल आप इतनी ही बात उनको सम्मानित करें कि ठीक है अंकल, ठीक है पापा, ठीक है दादा, आप जो कह रहे हैं वो बहुत अच्छी बातें हैं, आपकी बात को मैं ज़रूर करूँगा। केवल इतना ही आप कहें युवा पीढ़ी अपने घर में, तो निश्चित है कोई भी बुजुर्ग आपके घर में इतने अच्छे हर्षोल्लास से रहेंगे कि शायद माने का एक मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पचास वर्ष पहले तुम मेरे जीवन में फूलों की बहार बनकर आए। मैं तुम्हें देखकर खुश होती, मेरे दिल के अंदर की फुलवारी हिलोरे मारती थी। तुम मेरे जीवन का एक सुंदर तोहफा थे। तुम्हारी हंसी, तुम्हारे तुतलाने की आवाज एक मधुर संगीत बनकर मेरे मन मंदिर में गूंजने लगती। मैं तो यह भी भूल गई हूँ कि तुम्हें कितने वर्षों तक संभाल कर रखा, तुम्हें पौधों की तरह सींच कर बड़ा किया। तुम्हें एक मजबूत दरख्त की तरह खड़े देखकर मैं कितनी खुश थी कि अचानक तूने प्रताड़ित कर मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। क्यों? तुम्हें प्यारी और मीठी आवाज में ये तलखी कहाँ से आ गई? मैं इतनी बुरी क्यों हो गई बेटे? तुमने मुझे बेसहारा क्यों छोड़ दिया? मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम कहाँ हो? क्या मेरे दिल की आवाज तुम तक नहीं पहुँच रही? तुम कहाँ खो गए? मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार इस रास्ते पर हर दिन करती हूँ। इंतजार करते करते मेरी आंखें पथरा गई हैं। अब यही मेरा घर है जहाँ मैं छिपकर रह सकती हूँ, इस कठोर बाहरी दुनिया से अपने ही जैसे भाई बहनों के साथ जो मेरे दुख दर्द में सहभागी हैं। यहाँ के पेड़ पौधे मेरे संरक्षक हैं जो मुझे पोषित कर रहे हैं। जंगल के निःशब्द गीत मुझे उद्वेलित करती हैं। मैं अपना पिछला जीवन भुला जाती हूँ। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में खोकर, दुनिया के शोर शराबों से दूर, यहाँ की शांति मेरे जीवन को सुखद बनाती हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आदर्श आश्रम का ये पथ मुझे एक नए आयाम की ओर ले जाएगी और मैं निश्चित होकर दुनिया के इस जंगल से विमुक्त हो शाश्वत सत्य में समाहित हो जाऊंगी। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी